प्राचीन भारत में जो पहला साम्राज्य स्थापित हुआ वो था मौर्य साम्राज्य, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। और उसी पर आधारित दूसरा साम्राज्य हुआ शुंग साम्राज्य। और उसके बाद एक साम्राज्य आते गए, जिनके तहत चोल, गुप्त वंश का नाम लिया जा सकता है। इसके अलावा हुणों ने, इंडो ग्रीक शासकों ने, कुषाणों ने, पूर्वी गंग वंश ने, वर्धन वंश ने, अनेक वंशों ने राज किया। और कालांतर में पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट तीनों शक्तियों ने त्रिपक्षीय संघर्ष किया। और यह संघर्ष कन्नौज को लेकर हुआ था। और उसी दौरान भारत पर मुस्लिम आक्रमणों की एक श्रृंखला चल पड़ी थी। और कालांतर के अंदर 1206 में मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी जैसे आक्रमणकारियों के पश्चात जब मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया, तो एक नया साम्राज्य खड़ा हो गया, और वो था सल्तनत का साम्राज्य। इसी सल्तनत के साम्राज्य के अंदर खिलजी साम्राज्य खड़ा हुआ। और उनके पश्चात अंतिम साम्राज्य के रूप में सल्तनत का साम्राज्य था लोधी साम्राज्य। और लोधी वंश की सत्ता को नेस्त नाबूद करने वाला था बाबर। तो आइए आज के साम्राज्यों की इस फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड की कहानी में जानते हैं बाबर के आगमन की कथा और नए मुगल साम्राज्य की स्थापना की कथा की जानकारी। फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड की ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमसे जुड़े रहें। 21 अप्रैल 1526 हिंदुस्तान के इतिहास की वो तारीख जिसने हिंदुस्तान के भाग्य को ही बदल कर रख दिया था। जी हाँ, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम संघर्ष हुआ। पानीपत का ये प्रथम संघर्ष दिल्ली के सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी और परगना समरकंद से आए हुए बाबर के मध्य हुआ था। बाबर, जिसने पानीपत के प्रथम संघर्ष के अंदर हिंदुस्तान की इस धरा पर तोप और गोला बारूद का इस्तेमाल किया और इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ना ही केवल हराया बल्कि इब्राहिम लोदी इस युद्ध क्षेत्र में मारा गया। संभवतः सल्तनत के इतिहास में ये पहला ही काम था जिसमें युद्ध क्षेत्र के अंदर ही शासक मारा गया हो। और इस युद्ध ने भारत के भाग्य को बदल दिया और एक नया राज्य स्थापित कर दिया। पानीपत के इस प्रथम संघर्ष ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी और जिसका शासक बना बाबर। लेकिन अगले ही वर्ष बाबर को 1527 में खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा का सामना करना पड़ा। राणा सांगा का सामना जब बाबर ने किया तो उसने तोप गोला बारूद का इस्तेमाल किया था और सामने तलवार, भाले, तीरों को सामने देखा था। इस प्रकार राणा सांगा की सेना ने तलवारों, भालों और तीरों से तोप गोला बारूद का सामना किया और सांगा पराजित हो गया। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय ने भारत के अंदर मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान कर दिया था। इस प्रकार खानवा के युद्ध का भी भारतीय इतिहास में एक अलग ही महत्व है, क्योंकि इसमें राजपूतों की एक बड़ी मजबूत ताकत को बाबर ने हरा दिया था। अगले ही साल उसने चंदेरी के मेदिनी राय को हराकर और भी अधिक सफलता अर्जित कर ली। बाबर का भारत में चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध था। बाबर ने 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध लड़ा। उसमें बंगाल व बिहार की लोहानी अफगान सेना को उसने पराजित कर दिया था। बाबर का यह यहाँ अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था। महमूद लोदी खानवा से भागकर बिहार का शासक बन गया था। घाघरा के युद्ध के बाद बिहार बाबर के नियंत्रण में आ गया और बंगाल के शासक नुस्रत शाह और बाबर के बीच संधि हो गई थी। लेकिन अगले ही वर्ष 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे पहले आगरा के नूर अफगान बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में स्थायी रूप से उसके स्वयं के द्वारा चुने गए स्थान पर उसको दफना दिया गया था। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं मुगल शासक बना। हुमायूं का मतलब तो भाग्यशाली होता है, लेकिन हुमायूं की कहानी देखें तो उसमें कहीं भी भाग्यशाली का स्थायित्व नजर नहीं आता, क्योंकि हुमायूं है, उसके बारे में लेलपुन ने कहा है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा
और लड़खड़ाता ही मर गया। और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि हुमायूं है जब शासक बना तो उसे निरंतर अपने भाइयों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा था। और तो और उस समय उसे एक अफगान शेरशाह सूरी का भी सामना करना पड़ा था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार हराया। उसने 1539 के अंदर हुमायूं को चौसा के युद्ध में हरा दिया। इसके पश्चात अगले ही साल 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध के बाद कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के अंदर हरा दिया। दोनों ही युद्ध ऐसे समय में हारे गए थे जब बरसात का मौसम आ गया था और हुमायूं की तोप गोला बारूद ने काम करने से मना कर दिया, और साथ ही साथ हुमायूं निचले क्षेत्रों में पड़ाव डाले हुए था, जबकि शेरशाह सूरी के पड़ाव ऊपरी हिस्सों पर थे। और शेरशाह सूरी हुमायूं को हराने में कामयाब हो गया और 1540 में हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा। इस प्रकार जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में की गई थी, उस मुगल साम्राज्य को एक बार के लिए खत्म कर दिया गया सूर्य वंश के द्वारा, और दूसरा अफगान राज्य स्थापित हुआ। लोदी वंश पहला अफगान था और सूर्यवंश दूसरा अफगान। और इस वक्त हुमायूं को यहाँ से जाना पड़ा और 15 साल का निर्वासन उसे व्यतीत करना पड़ा। जिस राज्य को बाबर के द्वारा स्थापित किया गया था उसे हुमायूं ने वापस 1555 में सिकंदर शाह सूर को सर हिंद के युद्ध में हराकर वापस प्राप्त किया और पुनः मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था। देखिए, इसी निर्वासन के दौरान हुमायूं है वो सिंध अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ रहा था और वहीं पर अकबर का जन्म हुआ था। इस प्रकार अकबर को जन्म के बचपन में ही राजपूत परिवार का सानिध्य प्राप्त हुआ था। ये एक अलग बात है, लेकिन केवल स्थापित ही कर पाया, वो इसका सुख नहीं भोग पाया, क्योंकि 1556 के अंदर ही वो अपने ही बनाए हुए दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। और लेनपुल का ये कहना बिल्कुल सार्थक है कि वो लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाता हुआ ही मर गया। यहाँ यह बात कर लेना भी उचित है कि मेवाड़ जिसकी स्थापना बप्पा रावल के द्वारा की गई थी, जिसने कुंभा और राणा सांगा जैसे शक्तिशाली शासकों को जन्म दिया था, वो मेवाड़ अब मुगलों के आगमन के समय खानवा के युद्ध के कारण धराशायी हो चुका था और उसके हालात खराब हो चुके थे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों का लाभ उठाकर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने यहाँ हमला किया था, और इस हमले के दौरान यहाँ की रानी करमावती ने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की मांग की थी, लेकिन हुमायूं समय पर सहायता नहीं पहुंचा पाया और चित्तौड़ का पतन हो गया था। इतिहासकार इसे कपोल कल्पित भी मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं यदि हुमायूं समय पर सहायता दे देता तो संभवतः हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और ही होता, क्योंकि हुमायूं को मेवाड़ जैसे शक्तिशाली क्षेत्र की सहायता और सहयोग मिल सकता था। जब हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय उसका पुत्र अकबर वो पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर था और अफगानों के विरुद्ध वो संघर्षरत था। लेकिन अब यहाँ दिल्ली की सत्ता जब खाली देखी तो अफगानों की एक सेना नायक हेमू ने उसने दिल्ली की सत्ता प्राप्त कर ली। बचपन में वो एक दिल्ली की सड़कों पर नमक बेचने वाला था, लेकिन वो कामयाबी पर कामयाबी प्राप्त करता गया और काम अफगानों के सेनापति से लेकर वो यहाँ अब दिल्ली का बादशाह बन बैठा। और हेमू या हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला वो अंतिम और 14वां शासक था। इस विक्रमादित्य के साथ या हेमू के साथ 1556 में नवंबर के महीने में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और यह युद्ध अकबर के संरक्षक बैराम खां के नेतृत्व में हुआ था, जिन्होंने इस युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस युद्ध में हेमू या हेमचंद्र को हराकर पुनः मुगल सत्ता स्थापित करने में कामयाबी प्राप्त हो चुकी थी। या हेमू या हेमचंद्र को पानीपत के दूसरे युद्ध के अंदर हराकर अकबर है वो शासक बनने में कामयाब रहा और उसका जो शासनकाल था वो भारत के अंदर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शासनकाल माना गया है, जिसने लगभग 50 वर्षों के
करीब शासन किया था और भारत के अंदर एक मजबूत मुगल सत्ता स्थापित की थी। मुगल शासक अकबर को राजपुताने में एक अनिर्णित युद्ध जो कि 18 जून 1576 को हुआ था, उस हल्दी घाटी के युद्ध के लिए याद किया जाता है। हल्दी घाटी के इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध तथा कर्नल टोड ने मेवाड़ का थर्मोपोली कहा है। ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेनानायक मान सिंह के मध्य हुआ था, जो एक अनिर्णित युद्ध था। हालांकि इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप है उनको भागना पड़ा, लेकिन जो मेवाड़ के क्षेत्र अकबर के द्वारा जीते गए थे, एक एक करके उन क्षेत्रों को महाराणा प्रताप पुनः प्राप्त करने में कामयाब हुए। इसके अलावा 1582 में उनके पुत्र उमर सिंह की वीरता का भी एक व्याख्यान आता है, जब उन्होंने दिवेर नामक एक मजबूत चौकी को पुनः प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा मुगल शासक अकबर के शासनकाल की अनेक घटनाएं हैं, जिसमें मालवा का घेरा, चुनार का घेरा, इसके अलावा उसको एक लेडीज संरक्षिका दुर्गावती का भी सामना करना पड़ा था। दरअसल गोंडवाना की रानी थी वीर नारायण की संरक्षिका दुर्गावती। 1564 में उन्होंने भी मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे एक बार तो। इसके अलावा राजपुताने के अनेक शासकों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, कालिंजर का अभियान किया, गुजरात के अभियान किए। गुजरात का जो इनका अभियान था, अभियान को स्मिथ ने ऐतिहासिक द्रुत गति का अभियान कहा है। इसके अलावा बंगाल, बिहार पर इनका अभियान हुआ, काबुल के अंदर भी इनका अभियान हुआ, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बलूचिस्तान, कंधार, एक विशाल पैमाने पर इनके अभियान हुए थे और एक लंबे क्षेत्र को अपने अधीन करने में अकबर कामयाब हुआ था और लगभग 50 वर्षों का एक अच्छा शासनकाल दिया था। इस शासनकाल के दौरान अनेक प्रकार की प्रगति भी दिखाई थी। इन्होंने राजनीतिक प्रगति दिखाई थी, जमींदारी प्रथा में इन्होंने काम किया था। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता की ओर ध्यान दिया था। तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर जैसे कर हटाए थे और साथ ही साथ कृषि के लिए, किसानों के लिए कार्य किया था। इसके अलावा मुगल शासक अकबर ने 1582 में सभी धर्मों के सामंजस्य के लिए एक नया धर्म तौहीद-ए-इलाही या दीन-ए-इलाही की स्थापना की। दीन-ए-इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया था। हिंदुओं में केवल राजा बीरबल अर्थात महेश दास ने ही दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार किया था। दीन-ए-इलाही के अनुयायियों की संख्या मात्र 18 थी। दीन-ए-इलाही की असफलता का मुख्य कारण तात्कालिक समाज की रूढ़िवादिता को माना गया है। मुगल शासक अकबर ने धार्मिक नीति या सुलह कुल की नीति है वो चलाई थी। ये सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार की एक नीति थी। अकबर ने धर्म और दर्शन पर वाद विवाद करने के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में एक इबादत खाने का निर्माण भी करवाया था। अकबर के द्वारा अपने शासनकाल में अनेक इमारतों का निर्माण भी करवाया गया था। इसमें सबसे बड़ी विशेषता थी आगरा का लाल किला। आगरा व लाहौर के किले का डिजाइन कासिम खान ने तैयार किया था। इसके अलावा आगरा में जहांगीर का महल, अकबर का महल भी बनाया गया। अटक का किले का निर्माण करवाया गया। लाहौर में भी एक किला बनवाया गया। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाहाबाद में भी एक किले का निर्माण करवाया। इलाहाबाद का किला अकबर द्वारा निर्मित किलों में सबसे बड़ा माना गया है। इसके अलावा अकबर ने 1569 ईस्वी में सीकरी के निकट एक पहाड़ी पर फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाया था, जिसका वास्तुकार बहाउद्दीन था। और फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर के द्वारा अनेक इमारतों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, पंच महल, बीरबल का महल, मरियम का महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा आदि इमारतों का निर्माण अकबर कालीन देन है। मुगल शासक अकबर के दरबार में 9 विद्वानों का एक दल रहता था, जो कि नवरत्न के नाम से जाना गया है। अकबर के नवरत्नों के अंदर बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुर्रहीम खान खाना, मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी, हकीम हुकाम, मुल्ला दो पैजा आदि नवरत्न थे। इनमें
अबुल फजल ही वो इतिहासकार है जिसने आईने अकबरी या अकबरनामा की रचना की। तानसेन एक संगीतकार था और मान सिंह हल्दी घाटी के युद्ध का नायक था। राजा टोडरमल ने भू राजस्व निर्धारण की आईने दहसाला जैसी पद्धति मुगल काल को दी थी। तो ये अकबर के प्रमुख नवरत्न थे। इस प्रकार अकबर का काल एक समृद्धि का काल था। इस प्रकार मुगल शासक अकबर ने एक विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित करने का कार्य किया था, जो उसके वंशज जहांगीर को उससे विरासत में प्राप्त हो गया था। पिता से राज्य प्राप्त करके जहांगीर 1605 ईस्वी में शासक बना था। जहांगीर का पहला विवाह 1585 ईस्वी के अंदर आमेरवे राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था और बताया जाता है इसी पत्नी से खुसरो का जन्म हुआ था। सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह जो कि मारवाड़ के राजा थे, उनकी पुत्री जगत गोसाई जिसे जोधाबाई भी कहा गया है, उसके साथ हुआ था और इसी से खुर्रम पैदा हुआ था। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही आगरा के किले की शाहबुर्जी और यमुना के किनारे खड़े पत्थर के एक खंबे के बीच न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी, जिसमें 60 घंटियां बंधी थी और 12 घोषणाएं प्रकाशित करवाई थी। ये जहांगीर की एक इतिहास में अलग ही देन है। जहांगीर को गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले 1606 ईस्वी में खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा था और बाद में खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आशीर्वाद दे दिया। इसके कारण जहांगीर नाराज हो गया और उन्होंने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। इस प्रकार यह संघर्ष बढ़ गया था। खुसरो और जहांगीर के बीच युद्ध जालंधर के निकट बहरावल नामक स्थान पर हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हो गया। जहांगीर ने उसे अंधा करवा दिया और 1622 में शाहजहां ने एक हत्यारे द्वारा उसकी हत्या भी करवा दी थी। इसके बाद की बात है, 1608 ईस्वी में जहांगीर ने हाबत खान के नेतृत्व में और 1609 ईस्वी में अब्दुल खान के नेतृत्व में और 1613 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में कई अभियान मेवाड़ रवाना किए थे और इन्हीं के फलस्वरूप 1615 ईस्वी में मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि हो गई थी। इस प्रकार से जहांगीर के काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी मेवाड़ के साथ संधि स्थापित हो जाना। जहांगीर की दक्षिणी विजय की अगर बात करें तो मुगलों की दक्षिणी विजय में सबसे बड़ी बात अगर कोई था तो वो था अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर। मुगलों से युद्ध के दौरान मलिक अंबर गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सहारा लेता बड़ी संख्या में उसने अपनी सेना के अंदर मराठों को भर्ती कर रखा था। जहांगीर के राज्य की एक उल्लेखनीय सैनिक सफलता 1620 ईस्वी में उत्तरी पूर्वी पंजाब की पहाड़ियों पर स्थित कांगड़ा के दुर्ग पर अधिकार करना था, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में 1622 ईस्वी में फारस के शाह ने कंधार को मुगलों से छीन लिया था। 1623 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में शाहजहां का विद्रोह हुआ, उसको दबाने का श्रेय महाबत खां को दिया जाता है। इस प्रकार अक्टूबर 1627 के अंदर जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे लाहौर के निकट शहादरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे दफना दिया गया था। लेकिन जहांगीर के समय की एक प्रमुख घटनाओं के अंदर नूरजहां भी एक प्रमुख घटना है। देखिए, नूरजहां राय गयास बेग या एतमाउद्दौला की पुत्र थी, जिसने जहांगीर से 1611 ईस्वी के अंदर विवाह किया था और पहले इसका नाम मेहरुनिसा था, लेकिन जहांगीर ने इसे नूरजहां की उपाधि दे दी थी। नूरजहां जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन देती, सिक्कों पर बादशाह के साथ अपना नाम अंकित करवाती। इसके अतिरिक्त शाही आदेशों पर बादशाह के साथ उसका नाम हस्ताक्षर भी होता था। नूरजहां है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण महिला के रूप में अपने आप को स्थापित करवा पाई थी। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन भोगी बनकर अपना जीवन लाहौर में बिताया था और 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां है वो 1628 के अंदर फरवरी में सिंहासन पर बैठ गया था। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से चर्चित हुई थी। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम 8 वर्ष बहुत ही मुश्किल से गुजरे थे। वो अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले के शाह बुर्ज में एक बंदी की तरह रहा था और उस समय उसकी बड़ी पुत्री जहां आरा उसके साथ रहकर उसकी सेवा कर रही थी।
शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई और उसे भी ताजमहल में उसकी पत्नी मुमताज की कब्र के निकट साधारण नौकरों द्वारा ही दफन किया गया था। शाहजहां के शासनकाल के अंदर 1628 में पहला विद्रोह जुझार सिंह बुंदेला का हुआ था। इसके पश्चात उसे खाने जहां लोधी के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा था। पुर्तगालियों की उद्दंडता के कारण उसने हुगली को घेर कर उस पर अधिकार भी कर लिया था। 1628 में एक छोटी सी घटना को लेकर सिखों और शाहजहां के बीच भी विवाद उत्पन्न हो गया था। इस प्रकार शाहजहां के समय कई विवाद हुए थे। जहां तक दक्षिण की बात है, शाहजहां ने सबसे पहले दक्षिण में अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1633 ईस्वी में जीतकर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अहमदनगर को साम्राज्य में मिलाने के बाद शाहजहां ने गोलकुंडा पर दबाव बनाया और गोलकुंडा के अल्पायु शासक कुतुब शाह ने डरकर 1636 ईस्वी में मुगलों से संधि कर ली थी। मोहम्मद सैयद मीर जुमला नाम से प्रसिद्ध था, जो एक फारसी व्यापारी था। वो गोलकुंडा का वजीर था और किसी बात से नाराज होकर मुगलों की सेवा में चला गया था और इसी मीर जुमला या मोहम्मद सैयद ने ही शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। शाहजहां ने 1636 ईस्वी में बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और मोहम्मद आदिल शाह प्रथम को संधि करने के लिए विवश कर दिया, जिसके कारण सुल्तान ने 20 लाख रुपए प्रति वर्ष कर के रूप में देने का वादा कर लिया था। शाहजहां के समय की सबसे यदि महत्वपूर्ण घटना मानी जाए तो वो था 1648-49 के बीच कंधार का मुगलों के हाथ से निकल जाना, और वो भी अंतिम रूप से कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। लेकिन शाहजहां जब बीमार पड़ा था सितंबर 1657 में, तो उसके पुत्रों के बीच भयंकर उत्तराधिकार संघर्ष चल गया था। ये पहली बार था जब किसी राजा के जीवित रहते उसके पुत्रों में इस प्रकार का उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। इन्हीं संघर्षों के दौरान उज्जैन से 14 मील की दूरी पर धर्मत नामक स्थान पर औरंगजेब और मुराद बख्श, जो कि शाहजहां के पुत्र थे, उनकी सम्मिलित सेनाओं का जसवंत सिंह और कासिम खान के नेतृत्व में शाही सेना से मुकाबला हुआ, जिसमें शाही सेना हार गई थी। धर्मत के युद्ध से पराजित होकर जब जसवंत सिंह जोधपुर लौटे तो उनकी रानी ने युद्ध क्षेत्र से भागने के अपराध में उन्हें किले में अंदर डालने से मना कर दिया था। ये एक इतिहास की बड़ी घटना मानी जाती है। औरंगजेब और दारा सिकों के बीच अंतिम लड़ाई 1659 अप्रैल के महीने में अजमेर के निकट देवराय की घाटी में लड़ाई गई, जिसमें दारा अंतिम रूप से हार गया था। दारा को मार दिया गया, उसके शव को दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया और अंत में उसे हुमायूं के मकबरे में लाकर दफना दिया गया था। शाहजहां ने 1636-37 ईस्वी के अंदर सिजदा और पैबोस की प्रथा को समाप्त कर दिया था। उसने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगा दिया था, लेकिन बाद में उसने उसे हटा भी दिया था। इस प्रकार शाहजहां है उसके शासनकाल में कई घटनाएं प्रसिद्ध रही है। शाहजहां इतिहास के अंदर अपने कुछ निर्माण कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण, आगरा के किले का निर्माण और साथ ही साथ उसने आगरा के ताजमहल के रूप में एक अविस्मरणीय इमारत दुनिया को दी है, जो उसको चिरस्थायी स्मृति में लाए रखती है। शाहजहां के बीमार होने के पश्चात जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, इस युद्ध के कारण 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में औरंगजेब ने अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया था, लेकिन बाद में पूर्ण तरह जीत जाने के बाद 5 जून 1659 को दिल्ली में अपना औपचारिक दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया था। इस प्रकार औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बना दिया था और उसे पूर्वी प्रांतों विशेषकर असम और अराकान के विद्रोही जमींदारों का दमन करने के लिए नियुक्त कर दिया था। औरंगजेब की जहां तक दक्षिण नीति की बात करें, औरंगजेब शाहजहां के शासनकाल के अंदर 1636 से 44 ईस्वी तक दक्षिण के सूबेदार के रूप में रहा था और औरंगाबाद में मुगलों के दक्षिणी सूबे की राजधानी उसने बनाया था। औरंगजेब दक्षिण के राज्यों को स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करना चाहता था, क्योंकि उनके बिना समाप्त किए मराठों की शक्ति को कुचलना संभव नहीं था। औरंगजेब के दक्षिण में लड़े गए युद्धों को 2 भागों में बांटा जाता है, बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ युद्ध और विलय। दूसरा है मराठों की 4 पीढ़ियों शिवाजी, संभाजी, राजाराम और उसकी विधवा ताराबाई के विरुद्ध विद्रोह। ये विद्रोह थे, अर्थात
औरंगजेब का काल ही वो काल था जब दक्षिणी भारत में मराठा शक्ति का उदय हुआ था और उस शक्ति का सूत्रधार था छत्रपति शिवाजी महाराज। देखिए, इनके जन्म को लेकर कुछ विवाद है, वो बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं। देखिए, अलग अलग किताबों के अंदर जून 1627, कहीं अप्रैल 1627 मानी गई है, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने 19 फरवरी 1630 इनकी जन्मतिथि निर्धारित की है। ठीक है, तो ये साहजी भोसले और जीजाबाई की संतान थे। 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। देखिए, दक्षिणी भारत में मराठों का सर्वाधिक शक्तिशाली जो राज्य है वो शिवाजी ने तैयार किया था। और औरंगजेब के नाकों के नीचे इस प्रकार का जब साम्राज्य खड़ा हो रहा था तो उसने ये तय कर दिया था कि आने वाले समय के भारत के भाग्य के विधाता मराठा ही होंगे। दक्षिणी भारत में औरंगजेब को सर्वाधिक विरोध का सामना करना पड़ा तो वो थे मराठा शक्ति। मराठों ने शिवाजी के नेतृत्व में अनेक किलों सिंहगढ़, तोरण, राजगढ़, कोंडाणा, तिकोना, लोहागढ़ आदि किलों पर अधिकार किया और उन्हें ध्वस्त किया। औरंगजेब किसी भी तरीके से इनको काबू में करना चाहता था, इसलिए औरंगजेब ने नवंबर 1659 में बीजापुर के सेनानायक अफजल खां को शिवाजी के खिलाफ भेजा। लेकिन औरंगजेब के इस सेनानायक की, अफजल खां की हत्या शिवाजी ने अपने हथियार बाघनख से की थी। ध्यान रहे, शिवाजी का ये हथियार बाघनख हाल ही में लंदन से लाया गया है। इसके अलावा अप्रैल 1660 में पूना के लाल महल में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर हमला किया और उसकी 2 अंगुलियां काट ली। इसके अलावा 2 बार शिवाजी ने सूरत को भी लूट लिया था। इन सब से औरंगजेब बुरी तरीके से परेशान हो चुका था क्योंकि उसको भरपूर चुनौती शिवाजी से मिल रही थी। इसलिए 1665 ईस्वी में जयपुर के शासक राजा जय सिंह को बीजापुर और शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब ने दक्षिणी भारत में भेजा। जून 1665 में शिवाजी ने पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जय सिंह के साथ कर ली और एक बार शांति या सुलह स्थापित हो गई। इसके अलावा सितंबर 1686 को अंतिम आदिल शाही सुल्तान सिकंदर आदिल शाह सूर ने औरंगजेब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ 1686 में बीजापुर का साम्राज्य है वो मुगल साम्राज्य के अंदर समाहित हो गया। 1687 में गोलकुंडा को धोखे से अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार बीजापुर और गोलकुंडा दोनों ही रियासतें मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गई थी। इधर शिवाजी की मृत्यु के पश्चात भी मराठों ने औरंगजेब का पीछा नहीं छोड़ा। शिवाजी के बाद संभाजी, राजाराम और उसकी विधवा बाद में ताराबाई ने औरंगजेब को हमेशा परेशान रखा और उसकी मृत्यु उपरांत उसे टिकने नहीं दिया और यह साबित कर दिया कि भावी साम्राज्य मराठा साम्राज्य होगा। औरंगजेब वो एक कट्टर और रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था जो भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया और हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। यद्यपि इससे पहले अकबर ने भी सती प्रथा को बंद कराने का प्रयास किया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे पूर्ण रूप से ही बंद करवा दिया था। औरंगजेब ने 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया जो अकबर ने हटाया था, लेकिन 1704 ईस्वी में उसे दक्कन में से यह कर वापस उठाना पड़ा था। मेवाड़ के शासक राणा राज सिंह ने भी जजिया कर देने से इनकार कर दिया था। औरंगजेब के साथ इनका एक विवाद और भी चर्चित है। दरअसल किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब विवाह करना चाह रहा था, लेकिन चारुमती ने राणा राज सिंह को लिखा कि धर्म की रक्षा आप मुझसे विवाह करें, क्योंकि वो औरंगजेब से शादी नहीं करना चाहती। इसलिए चारुमती के साथ विवाह करने के लिए राणा राज सिंह चले तो औरंगजेब की सेना है वो आ रही थी। उस सेना को रोकने के लिए राणा राज सिंह ने अपने चुड़ावत सरदार रतन सिंह को भेजा और चुड़ावत सरदार रतन सिंह है वो भी हाल ही में शादी करके आए थे, इसलिए उनका मन अपनी पत्नी में ही अटका हुआ था। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से निशानी मंगवाई दूत भेजकर, तो रानी ने अपने पति को उसके धर्म का पालन करने पर अड़िग रहने के लिए
तथा उनका मन है पत्नी में नए अटका रहे, इसलिए निशानी के तौर पर अपना शीश काट कर ही भेड़ दिया था। तो ऐसी रानी थी हाड़ी रानी सहल कंवर। औरंगजेब की राजपूत नीति के बारे में बात करें तो औरंगजेब ने जहांगीर और शाहजहां की नीति को अनुसृत नहीं किया और उसे बदल दिया, क्योंकि वो अपनी धार्मिक नीति के क्रियान्वयन होने में राजपूतों को सबसे बड़ी बाधा मानता था। उसकी सबसे बड़ी विवादित स्थिति मारवाड़ को लेकर है। जब मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह है वो मर गए, तब उनके बाद मारवाड़ को औरंगजेब ने खालसा घोषित करके अपने कब्जे में लाना चाहा। तब उस मारवाड़ के उत्तराधिकारी अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए मारवाड़ और मुगलों के बीच संघर्ष चला। यह संघर्ष 30 वर्षीय संघर्ष था जो 1679 से लेकर 1709 तक चला और इस युद्ध का नायक था दुर्गादास, जिसे कर्नल टोड ने राठौड़ों का यूलिसीज कहा है। देखिए, यूलिसीज एक महान योद्धा था जो कि यूनान का था। राजपूत उसकी वीरता के कारण आज भी कहते हैं, हे मां पूत ऐसा जन जैसा दुर्गादास। दुर्गादास ने लगातार संघर्ष किए रखा। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो 1708 में बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को मारवाड़ का राज्य दे दिया था और उसे राजा स्वीकार कर लिया था। औरंगजेब के शासनकाल के अंदर अनेक विद्रोह हुए और औरंगजेब का शासनकाल विद्रोह के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब को जाटों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था, जो कि आगरा और दिल्ली के क्षेत्रों में बसे थे। इसके अलावा उसे सतनामियों के आंदोलन का भी सामना करना पड़ा था, अफगान विद्रोह का भी सामना करना पड़ा था, जिसमें यूसुफजई कबीले के सरदार थे। बुंदेलों के विद्रोह का भी सामना औरंगजेब को करना पड़ा था। अपने ही पुत्र शहजादा अकबर के विद्रोह का सामना भी औरंगजेब को करना पड़ा था। शहजादा अकबर ने 1681 ईस्वी में अजमेर के निकट औरंगजेब पर आक्रमण किया था। असफल होकर वह संभाजी के पास सहायता के लिए पहुंचा, किंतु औरंगजेब के दक्षिण पहुंच जाने के कारण वह फारस भाग गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई, या वो कहां चला गया उसके बारे में बाद में जानकारी नहीं मिलती। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने पुर्तगालियों को भी पराजित कर दिया और हुगली से बाहर उनको खदेड़ दिया। इसके अलावा औरंगजेब के एक विद्रोह के रूप में देखें तो एक प्रमुख विद्रोह सिखों का विद्रोह था, जो कि औरंगजेब के काल में हुआ था। औरंगजेब के खिलाफ बगावत करने वालों में सिख अंतिम थे। यह औरंगजेब के काल का एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ था। औरंगजेब के खिलाफ सिखों का विद्रोह प्रत्यक्ष रूप से 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को प्राणदंड दिए जाने के बाद शुरू हुआ था। इस प्रकार औरंगजेब का कार्यकाल काफी उठापटक वाला था। जिस मुगल साम्राज्य को मुगल शासक बाबर ने स्थापित किया था, इसे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने स्थायित्व प्रदान किया था और एक से बढ़कर एक शासक दिए थे। उसका अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब साबित हुआ। औरंगजेब 1707 में जब इस दुनिया से फानी हुआ तो कहा गया कि दक्षिणी भारत औरंगजेब की कब्रिस्तान सिद्ध हुआ, क्योंकि औरंगजेब अधिकांश समय दक्षिण भारत के लफड़ों में उलझा रहा था और मुगल साम्राज्य है उसके उत्तराधिकारी नहीं संभाल सके और वो धीरे धीरे समाप्त होता चला गया और नए साम्राज्य ने उसका स्थान ले लिया।